लोकप्रिय हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मैं जो भी कहानी बनाऊँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके। बेलानगर गांव की रहने वाली कविता अपने बेटे रितेश के लिए एक लड़की ढूंढ रही थी। रितेश अब शादी के लायक हो गया था, इसलिए वह गांव के भी कई औरतों से अपने बेटे के रिश्ते की बात किया करती थी। गांव की कई औरतें कविता को अच्छी लड़कियां दिखाती, लेकिन वह अपने बेटे के लिए पसंद ही नहीं करती थी। अगले ही दिन कविता शहर में अपनी सहेली के पास फ़ोन लगाती है और उसकी बेटी निशा के रिश्ते की बात कर लेती है। बेटा रितेश, मैं तो तुम्हारे लिए शहर की ही लड़की लाऊंगी। गांव की जितनी भी औरतें हैं बहुत इतराती हैं ना, सब मेरी बहू को देखकर जल जाएंगी। तुम्हें पता है बेटा, मेरी एक दोस्त है शांति, वो शहर में रहती है। पहले गांव में ही रहा करती थी, लेकिन उसकी पति की नौकरी लग गई। 20 साल पहले ही वो चली गई। उसी की बेटी है निशा। मैं आज ही उससे बात करूंगी तुम्हारी शादी के बारे में। अगले ही दिन कविता शहर में अपनी सहेली के पास फ़ोन लगाती है और उसकी बेटी निशा के रिश्ते की बात कर लेती है। कविता और शांति दोनों बचपन के दोस्त थे, इसलिए अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। इसलिए वे लोग निशा और ऋत्विक की शादी करने का सोचते हैं। कुछ दिनों बाद ही ऋत्विक और निशा की शादी हो जाती है। कविता अपनी बहू निशा को गांव लेकर चली आती है। गांव के सभी लोग निशा को देखकर बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि निशा देखने में बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी जो थी। गांव की औरतों से बहू की तारीफ सुन कविता और भी इतराने लगी थी। बहू की मुंह दिखाई के बाद गांव की सभी औरतें खाना पीना खाकर अपने अपने घर चली जाती है। आज कविता भी बहुत थक गई थी, वह भी आराम करने चली जाती है। व्हाट नॉनसेंस! क्या है ये सब ऋत्विक? घर में ढंग का कोई सामान नहीं है, ना ही एसी है, ना फ्रिज है, ना कूलर है, ना वॉशिंग मशीन है। एक खटारा सा पंखा है, वो भी सिर्फ हिल रहा है, हवा देने का नाम ही नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता है तुम लोग ऐसे घर में रहते कैसे हो, और मुझे भी यहाँ लेकर चले आए। मुझे शुरू से शान शौकत में रहने की आदत है, मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती, तुम ही कुछ करो। तभी ऋत्विक उसे समझाता है और कहता है माँ सोई हुई है, माँ की आंखें खुल जाएंगी, सुबह बात करते हैं। इतना कहकर ऋत्विक निशा को अपने कमरे में लेकर चला जाता है। लेकिन निशा पहले अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करने का वादा करने के लिए कहती है। अब बेचारा ऋत्विक करता भी क्या, वह कह देता है कि मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर दूंगा, पर तुम अभी सोने चलो, सुबह बात करते हैं। सुबह होते ही ऋत्विक माँ को सारी बातें बताता है कि निशा ने क्या क्या किया रात में। क्या हुआ बहू निशा? तुम कल रात को ऋत्विक से क्या कह रही थी? तुम्हें फ्रिज, कूलर, एसी ये सब चाहिए। ये सब शहर में होता है बेटा, गांव में नहीं। गांव की ज़िंदगी ऐसे ही होती है, इन सब के बिना ही ज़िंदगी जीनी पड़ती है, तभी तो ये गांव कहलाता है ना। और तुम्हें भी इनके बिना ही जीने की आदत डाल लेनी होगी। ओहो, क्या बकवास है ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे ऐसे जीने की आदत नहीं है। मुझे अपनी ज़िंदगी में जैसे जीते आई हूँ वैसे ही जीऊँगी। ये जो टीवी है इसे हटाइए, एलईडी लगवाइए, ये घर भी तोड़ के बनवाइए। मुझे ये घर भी पसंद नहीं है। एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, मेरे ज़रूरत की जितनी भी चीज़ है सारे कुछ यहाँ होने चाहिए, तभी मैं यहाँ रह पाऊँगी। नहीं तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं अपने घर चली जाऊँगी, मैं वहीं रहूँगी। निशा की बातों को सुनकर ऋत्विक फौरन ही कहता है कि नहीं नहीं निशा, तुम घर मत जाना, मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ। तुम्हारी ज़रूरत की जो भी सामानें हैं मैं वो सब लाने की कोशिश करूँगा।
मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, जितनी जल्दी हो सके ये सारी चीज़ें कर दो, नहीं तो मैं यहाँ रह नहीं सकती। निशा शहर की तरह ही गांव में भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमा करती, जिसे देख गांव के लोग तरह तरह की बातें किया करते थे। क्या बात हो गई कविता काकी, बहू तो शहर की लेकर आई थी, लेकिन वो तो तुम्हारी नाक कटवाने की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पूरे गांव में छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमा करती है आपकी बहू। सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, थोड़ा समझाइए उसे। आज कविता गांव की औरतों से बातें सुन बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे ओ निशा, कैसी बेशरम हो गई है तू। क्या शांति ने तुझे कुछ नहीं सिखाया कि किस तरह ससुराल में रहते हैं। जुबान तो कैंची की तरह चलती ही है, और अब तो हमारी नाक कटाने पर तुल गई हो। शहर में जैसे कपड़े पहनती थी, गांव में भी ऐसे पहनकर घूम रही हो। अपनी सास की बातें सुन निशा और भी गुस्सा हो जाती है और गुस्से में जवाब देती है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं कैसे कपड़े पहन रही हूँ, कहाँ घूम रही हूँ, इससे आपको क्या मतलब है? करना धरना तो कुछ है नहीं, बस मेरे पीछे ही ले देकर पड़ जाती हैं। मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं कैसे कपड़े पहनूं कैसे नहीं पहनूं ये मेरी मर्जी है, कोई मुझसे कुछ नहीं कह सकता। निशा की इन हरकतों से अब उसकी सास को भी समझ नहीं आता वह क्या करे। बेटा, तुम्हारी पत्नी बहुत बिगड़ती जा रही है, इसे सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो पूरे गांव में हमारी नाक कटवा देगी ये लड़की। मुझे नहीं पता था ऐसी बदअक्कल लड़की को अपने घर की बहू बना रही हूँ। मैं तो शहर की लड़की लाना चाहती थी ताकि गांव वाले जले, लेकिन ये तो मेरे ही इज्जत के पीछे पड़ गई, मेरे ही नाक कटवा दी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं ही कुछ करती हूँ इसका। सुन ले ओ निशा, तुझे घर जाना था ना, अपने घर रहना चाहती है ना, वो देख डिवोर्स के पेपर ला दिए हैं। ऋत्विक को तलाक दे और यहाँ से निकल जा। मैं भी नहीं चाहती कि तुझ जैसी बदचलन बेअकल लड़की मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करे। हमारी तो नाक कटा के रख दी है पूरे गांव में। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि तुझ जैसी लड़की को मैं अपने घर में रखूँ। जा, निकल जा यहाँ से। क्या कहा आपने? डिवोर्स दे दूँ? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। ऐसे भी मुझे ऐसे जगह पे नहीं रहना है जहाँ जाहिल गवार लोग रहते हो। किसी भी चीज़ का कोई सेंस नहीं है तुम लोगों के पास। मुझे भी नहीं रहना है यहाँ। मैं अपने मायके जा रही हूँ, और मुझे कभी लाने की गलती भी मत करना। मैं तो खुद तुम लोगों से छुटकारा चाहती थी। मैं भी कोई अमीर लड़का से शादी कर लूँगी, तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है मुझे। रहो अपने इस गंवार से गाँव में। डिवोर्स के पेपर में साइन कर निशा अपने घर चल पड़ती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद कविता गांव की ही एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की को अपनी बहू बनाकर ले आती है। कविता की नई बहू सिमरन बहुत ही सुशील और सुंदर होती है। वह घर का सारा काम संभालती है और अपने सास और पति की भी इज्जत करती है।